एवरीवन, वेलकम टू लॉस फोरम। और आज हम लोग देखेंगे यूनिट 3 हमारे केस मैथ की, जिसका टॉपिक है स्पेसिफिक एक्सेप्शन टू सेक्शन 300, जो कि अभी हो गया है 101 ऑफ बीएनएस। ओके, तो अब इसमें कुछ सब टॉपिक है। जो फर्स्ट है जनरल एंड पार्शियल डिफरेंसेस। अब ये क्या होते हैं हम लोग टॉपिक में आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। देन सेकंड है जनरल डिफरेंसेस कब अप्लीकेबल होंगे। अगर जनरल जो डिफरेंसेस है वो अप्लीकेबल होते हैं तो कौन से केसेस में होंगे, एंड इफ नो तो ऐसी क्या सर्कमस्टेंसेस है। थर्ड इज द नेगेट द क्रिमिनलिटी कंप्लीटली। तो ये पूछना चाह रहा है कि अगर आपको जनरल डिफरेंसेस या फिर जो स्पेसिफिक एक्सेप्शन है उसका बेनिफिट मिलता है तो जो भी आपके ऊपर चार्जेस फ्रेम हुए या क्या वो कंप्लीटली हट जाते हैं। ओके, आंसर अभी यस और नो में नहीं देंगे, आगे आने वाले वीडियोस में आपको जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आप खुद बता पाएंगे इसका आंसर। Then fourth is the partial differences such as exception to section 101 of BNS. Okay, तो हमारे सिलेबस में जो हमारा सिलेबस डील कर रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें जो एक्सेप्शन है सेक्शन 101 के उस पर ज्यादा फोकस करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक्सेप्शन 1 टू सेक्शन 101 ऑफ बीएनएस। इसमें सिर्फ एक केस है, दैट इज केएम नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपका हर सेमेस्टर हर एग्जाम में या 20 मार्कर्स में आता है। तो लेट्स स्टार्ट जनरल एक्सेप्शन। अब जनरल एक्सेप्शन ही क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि लॉ में हम लोग प्रिज्यूम करके चलते हैं कि अगर मैं कोई एक्ट कर रही हूँ तो उसका नेचर और कॉन्सिक्वेंस मुझे पता होगा, ठीक है, और मैं उस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेट्स से ये पेन है, ये मेरे हाथ से गिरता है तो मुझे पता है कि मेरे एक्ट का नेचर क्या है और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है और मैं ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। ये है एक जनरल रूल। ओके, बट यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं, जनरल एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन क्यों होगी यहाँ पे, देयर आर द सम एक्सेप्शन टू दिस। अब क्यों होगी, ठीक है, तो अ मैन में एक्सक्यूज फ्रॉम दिस पनिशमेंट आइदर, दो ग्राउंड होंगे। मुझे किसी भी चीज से अगर मैंने कोई ऑफेंस किया है, क्राइम किया है, तो मुझे एक्सेप्शन मिल रही है। ओके, तो दो ग्राउंड पे मिल सकती है। सबसे पहली मेंस रिया, या तो मेरा इंटेंशन नहीं था, ये पेन मेरे से गिर गया बट मेरा इंटेंशन नहीं था पेन गिराने का, एक्सीडेंट था, मिस्टेक थी। ओके, तो मुझे एक्सक्यूज मिल सकता है। सेकंड क्या होगा ग्राउंड, कि कुछ ऐसा ग्राउंड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। अगर लॉ कहता है कि ओके आप ये पर्टिकुलर एक्ट करते हो तो यू आर बार फ्रॉम पनिशमेंट। तो ये सिर्फ दो कंडीशन होगी जिसमें कि कोई भी पर्सन जिसने क्राइम किया है वो एक्सक्यूज उसे इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। ओके, देन सेकेंड हम बात करते हैं जनरल एक्सेप्शन की। तो जनरल एक्सेप्शन अगर हम लोग ब्रॉड सेंस में देखें तो एक होता है एक्सक्यूजेबल एक्ट और सेकेंड होता है जस्टिसिएबल एक्ट। एक्सक्यूजेबल में क्या होगा, एक होगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ओके, देन इनकैपेसिटी और एक्सीडेंट। तो अगर आप कोई भी ऑफेंस, आप चाहे वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से हुआ है, एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, तो उसके लिए आपको एक्सक्यूज मिल सकता है। ओके, अब वही हम लोग जस्टिफिएबल एक्ट की बात करेंगे तो जस्टिफिएबल में आता है जुडिशियल एक्ट। ऑब्वियसली वो जुडिशियल एक्ट है, वो जस्टिफिएबल होगा। देन नेसेसिटी, अगर आपने कोई भी एक्ट किया है दैट इज आउट ऑफ नेसेसिटी, देन आल्सो इट इज जस्टिफिएबल एक्ट। ड्यूरनेस, ड्यूरनेस मतलब होता है थ्रेट। ओके, अगर आपने कोई एक्ट कमिट किया है, कोई ऑफेंस कमिट किया है बट दैट इज आउट ऑफ थ्रेट, तो वो उसके दैट इज जस्टिसेबल में आएगा वो, ठीक है। देन ऐसे कुछ दो और तीन एग्जांपल है। तो ये जो आपको मैंने अभी जो ब्रॉड एग्जांपल्स दिए हैं ये आपको सारे याद नहीं करने, जस्ट फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ओके, फिर हम लोग आते हैं सेक्शन 101 में जो 5 एक्सेप्शन है। फर्स्ट ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, सेकंड प्राइवेट डिफेंस, थर्ड बात करता है एक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, फोर्थ सडन फाइट, एंड फिफ्थ इज कंसेंट। ओके, तो हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ दो है जिसे हमें रीड करना अच्छे से, फर्स्ट ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एंड फोर्थ दैट इज अ सडन फाइट। और हमारे जो दोनों केसेस है वो दोनों सिर्फ और सिर्फ इन्हीं एक्सेप्शन पे के ऊपर बेस्ड है। देन हम आगे देखेंगे तो इफ एनी ऑफेंस, अगर कोई भी ऑफेंस जो है फॉल करता है सेक्शन 101 के, चाहे वो फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, इनमें से किसी में भी फॉल करता है और अगर सर्कमस्टेंसेस है ऐसे होमिसाइड के, तो वो क्या हो जाएगा, जो मर्डर है वो यहाँ पे जो मर्डर है वो कन्वर्ट होगा होमिसाइड में। मतलब देखिए स्टेजेस में क्या होता है, सबसे ऊपर आता है होमिसाइड, सबसे जो लोएस्ट ग्रेड होता है वो है होमिसाइड, फिर आता है कल्पेबल होमिसाइड, फिर आता है मर्डर। ओके, तो सबसे ज्यादा ग्रेव मर्डर होगा, होमिसाइड सबसे लोएस्ट लेवल पे होगा। तो यहाँ पे ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस है जो कन्वर्ट कर देगा मर्डर को इनटू होमिसाइड में, ठीक है।
तो अगर लीगल लैंग्वेज में हम बात करें तो फिर ये क्या हो जाएगा, वो होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। क्यों? क्योंकि वो उसे मर्डर नहीं मानेंगे। ओके, सो हमें कुछ स्टेजेस है जो फॉलो करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेजेस क्या कहती है हमारी, इफ देयर इज अ नो अनजस्टिफाइड होमिसाइड। सबसे पहले क्या होना चाहिए, अनजस्टिफाइड होमिसाइड होना ही चाहिए। ओके, अगर आप जो है एक्सेप्शन का जो बेनिफिट लेना चाहते हैं तो देयर शुड बी एन अनजस्टिफाइड होमिसाइड। अगर अनजस्टिफाइड होमिसाइड नहीं है तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता सेक्शन 100 का। ओके, सेक्शन 100 का कोई यूज ही नहीं होगा। सेक्शन 100 दैट इज अ कल्पेबल होमिसाइड। सेकंड की बात करते हैं, इफ देयर इज अ नो कल्पेबल होमिसाइड। तो अब क्या कह रहा है, सबसे पहला क्या था स्टेज हमारा, एक कल्पेबल होमिसाइड होना चाहिए। अगर कल्पेबल होमिसाइड ही नहीं होगा तो फिर एक्सेप्शन की बात नहीं आएगी। अगर कल्पेबल होमिसाइड नहीं है तो सेक्शन 100 की भी बात नहीं आएगी यहाँ पर। ओके, तो अब फिर आता है कि अगर कल्पेबल होमिसाइड ही नहीं है वो, तो फिर वो मर्डर में कैसे जाएगा कैटेगरी में। ओके, इट शुड बी लाइक होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। ओके, अगर कोई चीज जो है वो मर्डर के कैटेगरी में फॉल नहीं करती है, ठीक है, तो वो कल्पेबल होगी, कल्पेबल होमिसाइड होगी या तो होमिसाइड होगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ देयर इज नो मर्डर, अगर वो मर्डर के ही कैटेगरी में फॉल नहीं करती है तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है सेक्शन 101 के अंदर, तो उसका कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं होता है। ओके, तो कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो कि ओके तो ये कल्पेबल होमिसाइड में होगा, मर्डर में होगा, या एक्सेप्शन कैसे बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यू हैव टू गो थ्रू दिस स्टेजेस, राइट। होमिसाइड जो कि कैसा होना चाहिए, अनजस्टिफाइड। फिर सेकंड कहता है सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी जो भी 100 ऑफ बीएनएस हो गया, तो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर। अब यहाँ तक आपने प्रूव कर दिया कि कल्पेबल होमिसाइड है एंड दैट टू अमाउंटिंग ऑफ मर्डर। अब जब यहाँ तक पहुंच गए फिर बारी आती है सेक्शन 101 के 5 एक्सेप्शन की। ओके, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो जब भी हमें एक्सेप्शन का बेनिफिट लेना होगा तो इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा। तो सबसे फर्स्ट होमिसाइड के केसेस में अगर कोई केस है जो होमिसाइड से डील कर रहा है तो वहां पे प्रोसिक्यूटर को प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अब बियॉन्ड रीजनेबल डाउट क्या होता है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब ये होता है कि उसमें थोड़ी सी भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है, थोड़ा सा भी डाउट नहीं है कि क्या ये जो सारी फैक्ट्स और फिगर जो प्रेजेंट किए, सारे एविडेंस प्रेजेंट किए, उसमें कोई गलती तो ना हो। अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है तो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा अक्यूज को। इसीलिए ये होमिसाइड केसेस में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ओके, अब बात करेंगे, हमने होमिसाइड का देख लिया। अब कल्पेबल होमिसाइड के केसेस में क्या होगा, कल्पेबल होमिसाइड के केसेस में भी जो प्रोसिक्यूटर होता है उसे प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ओके, अभी तक हमने दो देख लिए। फिर आता है मर्डर सेक्शन 101 में, तो यहाँ पे भी प्रोसिक्यूटर को इंपॉर्टेंट हो जाता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना। ठीक है, ये हमने अभी तक देख लिया। अब आती है सेक्शन 101 की बारी। तो जब किसी भी अक्यूज को अगर 5 एक्सेप्शन में से किसी एक का भी अगर बेनिफिट लेना है तो वहां पे क्या होता है, अक्यूज का जो लॉयर होता है, ओके, उससे बस एक मियर प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी प्रूव करनी होती है। लेट्स से कि कोर्ट में आपको थोड़ा सा शक उसमें डाल दो, या कोर्ट जज के माइंड में ये डाल दो कि यार किसी और चीज की भी तो गुंजाइश हो सकती है इसमें। लेट्स से कि अगर आप कहोगे कि ये जो मैंने क्राइम किया है ये आउट ऑफ थ्रेट किया है, थ्रेट भी तो हो सकता है, किसी के प्रोवोक करने से भी तो हो सकता है। तो अब क्या हो गया, अब कोर्ट में क्या हो गया, एक जो शक होता है ना, डाउट अराइज हो गया। तब यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट किसे जाएगा, अक्यूज को मिलेगा। तो इन तीनों केसेस में तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है, होमिसाइड, कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। बट जो सेक्शन 101 का 5 एक्सेप्शन है, इसमें हमें जो प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की हो सकता है, प्रोबेबली ये भी हो सकता है। ओके, बस ये प्रोबेबिलिटी को प्रूव करनी होती है इसमें। ओके, अब जो एक्सेप्शन फर्स्ट है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। ओके, अब इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन क्या होता है। सबसे पहले तो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में होता क्या है, तो क्वेश्चन इज व्हाट इज सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। तो इसमें क्या होगा, जो पर्सन होगा दैट इज डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, मींस कि उसका जो सेल्फ कंट्रोल होता है वो अपने ही खुद के कंट्रोल में नहीं है, कहते हैं आपे से बाहर। ओके, दैट इज व्हाट। अब हाउ, तो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन कैसे होगा, या तो बहुत ज्यादा ग्रेव नेचर का होगा या सडन होगा, राइट। ये दो बहुत, भले हम लोग इसको साथ में पढ़ते हैं ग्रेव एंड सडन, सडन एंड ग्रेव, बट दोनों ही अलग अलग टर्म है। एक तो ग्रेव,
जो नेचर बताता है कि कितनी इसकी ग्रेवनेस है जो आपको प्रोवोकेशन दी गई है, और एक ये कि सडन, क्या क्या वो आपको जो सडनली दी गई है प्रोवोकेशन, ओके, तो ग्रेव एंड सडन दोनों देखेंगे। अब इफेक्ट क्या होगा, अगर सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन आपको किसी ने प्रोवोक किया तो उसका इफेक्ट क्या होगा, या तो डेथ ऑफ द पर्सन हु गेव प्रोवोकेशन, ओके, या तो फिर क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ द डेथ ऑफ एनी अदर पर्सन, ठीक है। और जो किसी और एनी अदर पर्सन की आपने डेथ की, वो हो सकता है मिस्टेकली की हो या एक्सीडेंट भी हो सकता है, ओके। इसी के साथ हम लोग का एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस टॉपिक की ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ